मीना अपने कमरे में सो रही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। कौन कौन है? वह डरते डरते पूछती है, पर बाहर से कोई आवाज नहीं आती। मीना सहम कर बैठ जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो मम्मी, आप लोग कितनी देर में वापस आएंगे? जी, कोई हमारी डोरबेल बजा रहा है। जी मम्मी, मैंने सब अच्छे से लॉक कर रखा है। बस आप और पापा जल्दी से वापस आ जाइए। माँ से बात करके मीना बैठी ही थी कि अचानक उसके कानों में आवाज आती है। एक्सक्यूज मी मिस, सुनिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। मीना खिड़की से देखती है कि सामने एक औरत खड़ी है। सुनिए मिस, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस तूफानी रात में हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमारी बच्ची बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गई है। प्लीज आप हमें बारिश रुकने तक अपने घर में ठहरने दें। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने घर में नहीं बुला सकती। ऐसा मत कहिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। हम शरीफ लोग हैं। हमारी बच्ची बीमार है, हमें अंदर आने दीजिए। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बच्ची को देखकर मीना का दिल पसीज जाता है। वह अनिच्छा के बावजूद उन्हें अंदर आने देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम जल्दी ही चले जाएंगे। ऊपर मेरे मम्मी पापा का कमरा है। आप वहाँ ऊपर वाले कमरे में चले जाइए। आपके मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आ रहे? जी, वो दोनों काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए सूप बनाया है। आप लोग पी लीजिए और आराम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। बारिश रुकते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सूप देकर मीना वहां से चली जाती है। पूरा परिवार सूप पीकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते पता नहीं कब उनकी आंख लग जाती है। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज होती है। कौन हो तुम लोग और हमारे घर में क्या कर रहे हो? जी, वो हम लोग कल बहुत तेज बारिश हो रही थी तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। एक भली लड़की ने हमें यहाँ रुकने की इजाजत दे दी थी। लड़की? कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम लोग? जी, उन्होंने अपना नाम मीना बताया था। आप शायद उनके माता पिता हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? नहीं अंकल, हम सच कह रहे हैं। तभी बुजुर्ग औरत सुधा का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और दीवार पर टंगी तस्वीर दिखाती है। तस्वीर पर ध्यान जाते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस फोटो पर फूलमाला पड़ी थी। बुजुर्ग औरत की आंखें भर आती हैं। ये हमारी बेटी मीना है। इसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि कल तुम इससे मिले और इसने तुम्हें यहाँ ठहरने दिया? सुधा और संदीप तो ये सुनकर मानो डर के मारे होश ही खो बैठते हैं। वे तुरंत अपनी बच्ची मीनाक्षी को उठाते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर निकल आने पर भूख लगी है। सामने मुझे एक ढाबा दिखाई दे रहा है। गाड़ी थोड़ी देर वहां रोककर कुछ खा लेते हैं। संदीप ढाबे पर गाड़ी रोकता है। भाई जल्दी से 3 गर्मा-गर्म चाय और बिस्किट के पैकेट दे दीजिए। जी बाबूजी। क्या बाबूजी, परदेसी लगते हैं। इधर कैसे? वो कल इतनी तूफानी रात थी ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। तो गांव के बाहर एक बड़ा सा घर है, वहां एक लड़की ने हमें पनाह दी। मगर अजीब बात है, सुबह जब उसके माता पिता आए तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। संदीप की बात सुनकर ढाबे वाला डर से कांपने लगता है। आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? कल रात को तो कोई तूफान आया ही नहीं। और आप गांव के बाहर जिस बड़े घर की बात कर रहे हैं, वो तो खंडहर हो चुका है। वहां आज से 30 साल पहले त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीना रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, एक सुबह तीनों उस घर में मरे हुए मिले। तब से वो घर खाली है। ढाबे वाले की ये बात सुनकर संदीप के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। पीछे खड़ी सुधा भी डर से थर थर कांपने लगती है। सुधा, चलो, जल्दी चलो। न जाने हम कैसी अजीब भूल भुलैया में फंस गए हैं। संदीप गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। तीनों लोग आखिरकार अपने घर पहुंच जाते हैं।
शुक्र है हम अपने घर पहुंच गए। मम्मा, क्या मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं हम तीनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुधा ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे, आप भी इसके साथ टीवी देखने बैठ गए। चलिए अब खाना खा लीजिए।